यस डियर स्टूडेंट्स, आज टॉपिक शुरू करेंगे करंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद अपना टॉपिक होगा ओम्स लॉ। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी छोटा सा ही हेडिंग है, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं है। तो शुरू करता हूँ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला आया था वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टॉ। अगर ई की वैल्यू रखें, ई अपॉन एम तो है ही, ई की वैल्यू होती है वी अपॉन एल। वी पोटेंशियल डिफरेंस था उस कंडक्टर के एंड्स के बीच जिसकी लेंथ एल थी, और टॉ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वी डी की वैल्यू का भी यूज होगा ओम्स लॉ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वैल्यू अपना रोल प्ले करेगी। तो सबसे पहले ये छोटा सा हेडिंग पूरा कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल थी और जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी इस्टेब्लिश करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगे थे, जिससे इसमें करंट आई फ्लो होने लगी थी। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए था। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं। लेट एल इज द लेंथ and A the cross sectional area of the given conductor. लेंथ और एरिया का अपना रोल यहाँ होगा। Therefore वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। वॉल्यूम इसलिए कंसीडर किया गया है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर हमें मिल जाए तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करके करंट जनरेट करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इफ़ एन इज द concentration of free electrons in the conductor, concentration means quantity per unit volume। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर है वो n, तो इस AL वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए AL इंटू n। तो देयरफॉर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जानी चाहिए ए एल इंटू एन। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस कंडक्टर में को फ्लो होकर करंट आई जनरेट कर रहे हैं। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने सिंबल दिया था स्मॉल ई। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हिसाब से टोटल चार्ज हो जाना चाहिए इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ए एल एन इंटू ई। तो देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर with drift velocity मस्ट बी, टोटल चार्ज को अगर मैं क्यू कह सकता हूँ तो ए एल एन इंटू ई, ये मेरा टोटल चार्ज होता है जो इस कंडक्टर में करंट आई जनरेट कर रहा होगा फ्लो होके।
और अगर ये चार्ज इस कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो होने में t टाइम लेता हो, देन ऑन इस्टेब्लिशिंग potential difference across the conductor, the free electrons start moving with drift velocity Vd if total charge takes time t to pass through the conductor, then करंट की वैल्यू आ जानी चाहिए I इक्वल टू Q अपॉन T। अब चार्ज की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं पहले ही। इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा ऊपर से हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ तो देयरफॉर करंट I इक्वल टू Q की जगह लिख देता हूँ ALNE अपॉन T। अब यहाँ पे देखिए L अपॉन T क्या हो सकता है। L है टोटल लेंथ, जिसको पास करने में उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को या टोटल चार्ज को टाइम T लगा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यही है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो L अपॉन T को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हुए I की मेरी वैल्यू आ जाती है AVDNE, या इसको थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड या ईजी टू रिमेंबर उस तरह से लिखें तो ये ठीक रहता है, I इक्वल टू NAVDE। ये है रिलेशन, छोटा सा रिलेशन है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है अक्सर। इसको अगर VD की वैल्यू, वो जो दो वैल्यू मैंने राइट साइड में लिखी हुई हैं, उनको बार बार लिख के तो दूसरी फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। यानी अगर VD की वैल्यू मैं EE अपॉन M इंटू टो लिख देता हूँ तो I की वैल्यू बन जाती है NAEE अपॉन M, और एक E लास्ट में है तो हो सकता है NAE स्क्वायर E अपॉन M इंटू टो, इस तरह से हो जाए। उसी तरह से E की जगह V अपॉन L कर दें तो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो बिकॉज E इक्वल टू V अपॉन L, तो यहाँ पे E की जगह V अपॉन L कर देता हूँ तो I की वैल्यू इस तरह से भी हो सकती है NAE स्क्वायर V इंटू टो अपॉन ML। इसकी आगे ओम्स लॉ में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो चलिए इसको यहाँ पे ये डेरिवेशन पूरा होता है, छोटा सा डेरिवेशन था। अगला हेडिंग लेते हैं ओम्स लॉ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे पहली क्लासेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ भी इम्पोर्टेंट था। तो शुरू करते हैं इसको। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उसी रेशो में बढ़ती जाती है। यानी V प्रोपोर्शनल टू I
मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स के बीच V पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया गया, तो इसमें करंट पास आई हुई है, तो V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है R, और R कहलाता है उस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। यानी यहाँ से अगर R की वैल्यू हम निकालें तो R इक्वल टू आता है V/I। अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे ओम। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको समझने की ज़रूरत है ये क्या चीज़ है। कांस्टेंट है, आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, R इक्वल टू ρL/A। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट है। तो यहाँ ओम्स लॉ में एक कंडीशन भी हमने पढ़ी होगी कि प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस डू नॉट चेंज, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर on establishing potential difference across its ends, then it is found that V proportional to I, provided that physical conditions of that conductor do not change। अगर लेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब फिजिकल कंडीशन चेंज कर दी है, फिर रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। एरिया, सामने का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज होता है तो भी हम कहेंगे फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ये सब फिजिकल कंडीशंस में आते हैं। तो अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती हैं तब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का रहेगा कांस्टेंट। तो इसमें जो मेन बात थी वो थी फिजिकल कंडीशंस डू नॉट चेंज, तब ओम्स लॉ हमारा लागू रहता है। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला 9th-10th लेवल का हुआ। प्रोपोर्शनलिटी V और I के बीच की है, तो यहाँ से थोड़ा ग्राफ के बारे में कुछ बात दिमाग में आती है कि अगर V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा आना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ओम्स लॉ का ग्राफिकल ये एक्सप्लेनेशन है। V प्रोपोर्शनल टू I, इट मीन्स V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और इस ग्राफ का स्लोप अगर किन्हीं दो पॉइंट पे हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ I और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ V, A और B पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, और इस ट्राइंगल को अगर कंप्लीट करता हूँ तो इन दो पॉइंट के बीच अगर करंट की वैल्यू मैं I1 I2 और उनके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू V1 V2 रखूँ, तो V1 और V2 का जो डिफरेंस आया डेल्टा V, और करंट I1 I2 का जो डिफरेंस आया डेल्टा I, अगर इनका रेशो निकालूं इस ट्राइंगल में, इस एंगल का tan लेते हुए, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और V अपॉन I तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट का ये रेशो ही रेजिस्टेंस है। तो VI ग्राफ का स्लोप ही किसी कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस शो कर देता है। तो ये ग्राफिकली भी हमने पढ़ लिया होगा 9th-10th में। अब जो हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा है, उससे ओम्स लॉ को डिड्यूस करते हैं, यानी R इक्वल टू कॉन्स्टेंट तक डिडक्शन करते हैं। ये कैसे आता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। बिकॉज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I इक्वल टू NAVDE। जब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे
तो इन सभी सिंबल्स के बारे में हमें बता देना चाहिए। n इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of that conductor, Vd drift velocity, and E charge of electron. अब यहाँ पे अगर हम Vd की वैल्यू पुट कर दें, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd होती है ई अपॉन एम इंटू टॉ, या ये कह दीजिए कि v की वैल्यू v अपॉन एल रख लें हम e की वैल्यू, तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉ, ये वैल्यू हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। जानते हैं हम, सिंबल पता है, m इलेक्ट्रॉन का मास, e इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ रिलैक्सेशन टाइम और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e। तो अगर ये वैल्यू Vd की मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरा रिलेशन बन जाता है I इक्वल टू एन ए, Vd की वैल्यू रखी जाती है EV अपॉन एम एल इंटू टॉ, और ये E लास्ट में इस तरह से। अब मैं इस साइड लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ डायग्राम को यहाँ से, ग्राफ को। तो ये रिलेशन हो जाता है I इक्वल टू एन ए, ई 2 बार आ चुका है, मल्टीप्लाई करके ई स्क्वायर लिख सकते हैं, वी टॉ अपॉन एम एल। अब राइट साइड में वी पोटेंशियल डिफरेंस और लेफ़्ट साइड में आई। अगर मैं आई को वी की साइड ले जाके वी अपॉन आई कर दूं और बाकी सबको आई की साइड ले आऊं, तो ये रिलेशन इस तरह से आ जाएगा, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टॉ इक्वल टू वी अपॉन आई। और वी अपॉन आई को हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस, लेकिन ये तो कांस्टेंट था। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को कांस्टेंट प्रूव कर दें तो हमारा डिडक्शन कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ ये जो लेफ़्ट साइड में जो भी पैरामीटर्स हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी कंडक्टर का क्या, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन हो। लेंथ इस कंडक्टर की जब तक फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होंगी, लेंथ भी चेंज नहीं होगी, यानी लेंथ भी हमने कांस्टेंट कर दी। n कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब तक हम कंडक्टर चेंज नहीं करते तब तक इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो सकती। कोई दूसरा ही कंडक्टर रिप्लेस करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे फिजिकल कंडीशन की बात आ जाती है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये स्क्वायर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है 1.6 10⁻⁹, और टॉ रिलैक्सेशन टाइम। तो लेफ़्ट साइड के सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं एक दिए गए कंडक्टर के लिए, इसका मतलब लेफ़्ट साइड सारी की सारी कांस्टेंट हुई। अगर ये कांस्टेंट है तो v अपॉन आई इक्वल टू आर मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये भी कांस्टेंट हुआ। तो बिकॉज v अपॉन आई इक्वल टू आर एंड जो एक कांस्टेंट था, चलिए, तो बिकॉज LHS all parameters in LHS are constant, therefore V upon I equal to constant, जिसे हम R कहते थे, और उसकी वैल्यू आ जाती है ml अपॉन एन ए ई स्क्वायर टॉ। तो ये ओम्स लॉ का डिडक्शन हो जाता है कि यहाँ हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट प्रूव कर चुके हैं। रेजिस्टेंस को प्रूव करना ही ओम्स लॉ का डिडक्शन कंप्लीट कर देता है। तो ये हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टॉ। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि रेजिस्टेंस
राइट साइड में जो हम पैरामीटर्स देख रहे हैं उन पे किस किस तरह डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, मैं इसको यहाँ से हटा के लिख देता हूँ। तो यह आया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद। ये ओम्स लॉ हमने प्रूव कर दिया, डिडक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L, मास M और उसका चार्ज तो कांस्टेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो R डिपेंड करता है तो सीधे लेंथ पे। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, डिफरेंट हम कंडक्टर लेंगे तो उनमें उनके इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए अलग अलग कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, एंड जो रिलैक्सेशन टाइम है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से रेजिस्टेंस इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम राइट साइड में अगर ध्यान दें तो जो हमने R = ρl/a का फॉर्मूला पढ़ा था उससे हम कंपेयर करके और किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे दूसरी टर्म में निकाल सकते हैं। एक बार कर लेता हूँ। बिकॉज वी नो दैट रेजिस्टेंस R = ρl/a, और अभी मेरी वैल्यू आई है, देयरफॉर इसको रिलेशन अगर मैं 1 कह देता हूँ और इसको 2, तो फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 दोनों को कंपेयर करूँ तो L/a इन दोनों में है, तो उसे छोड़ के जो रो बचता है अपना वो बचता है m/n(e²2), और ये होता है अपना रेजिस्टिविटी। R = ρl/a में L और A कांस्टेंट थे, L और A कंडक्टर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थे, और रो एक कांस्टेंट होता था, यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है, उसकी A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अगर इन दोनों की टर्म में ही मैं रिलेशन इस्टेब्लिश करूं तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाना चाहिए मेरा L/a, और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वल में चेंज करें तो हमारा हो जाना चाहिए R = ρl/a। यहाँ रो जो कांस्टेंट था इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। चलिए इसकी डेफिनेशन, अभी पहले इसकी डेफिनेशन ही बता देते हैं। चलो, इफ़ यहाँ पे L की वैल्यू में 1 मीटर ले लें और A की वैल्यू 1 मीटर² ले ली जाए तो R = हो जाएगा ρ1/1 यानी रो। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है अगर कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर² हो। तो ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं। और हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अगर रो निकाला जाए तो ये हो जाना चाहिए हमारा RA/L, और रो की अगर यूनिट देखी जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी ओम, इसकी लेंथ L की वैल्यू मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर², तो हमारी इसकी यूनिट हो जानी चाहिए ओम मीटर। ओम का सिंबल आप ये भी जानते होंगे, ऐसे लिखते हैं ओम मीटर। तो रो के बारे में अगर राइट साइड में देखें, m इलेक्ट्रॉन का मास है जो कांस्टेंट होता है, n दिए गए कंडक्टर के लिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज
और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करते, जैसे फिजिकल कंडीशन में मैं बताता फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती, तो राइट साइड में ये सब कुछ कांस्टेंट यहाँ भी बताया गया था कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी ये हुई रेजिस्टिविटी। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होती तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर अगर चेंज ना हो तब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट चेंज हो सकती है अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो, वरना ये सब कुछ किसी दिए गए कंडक्टर में ये कांस्टेंट रहेगी। ये किसी कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये ध्यान रखें, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, रेजिस्टेंस फिजिकल कंडीशन तक ही कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी कांस्टेंट रहती है। यानी अगर हम किसी कंडक्टर किसी मटेरियल के डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर्स ले लें, मान लीजिए कॉपर की बात करते हैं, ये तीनों वायर कॉपर के हैं, तो इनकी लेंथ डिफरेंट है तो इनके रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएंगे, R प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन जो ये रेजिस्टिविटी है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। जब तक कॉपर है तो रेजिस्टिविटी कॉपर की कांस्टेंट ही रहेगी। इसके कंडक्टर फिर चाहे कितनी भी लेंथ के हों, कितनी भी मोटाई के हों, उनकी डायमेंशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कोई डायमेंशन है ही नहीं, ना लेंथ, फॉर्मूले में ना लेंथ है ना एरिया है। यानी दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कॉपर का कैरेक्टर है, उसकी जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगी, वो कंडक्टर की शेप, साइज कैसा भी हो तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। अब मैं थोड़ा सा इसके ग्राफ पे आता हूँ कि रेजिस्टेंस के ग्राफ पे इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए, मान लीजिए दो कंडक्टर हैं ए और बी। अब इसमें इस ग्राफ को देखते हुए ये बात इससे पहले आ चुकी है कि किसी ग्राफ का स्लोप उसका रेजिस्टेंस शो करता है, यानी tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी। तो इन कंडक्टर से हम देखते हैं कि इसका स्लोप कुछ कम है, इसका स्लोप कुछ ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस के बारे में तो हमें जानकारी हो ही गई है, लेकिन रेजिस्टेंस जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनको देखते हुए भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लेंथ किसकी ज़्यादा है। इस ग्राफ को देख के बताइए कि किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। दो कंडक्टर्स हैं यहाँ, टू कंडक्टर्स ए एंड बी। तो सबसे पहले लेंथ के बारे में पूछा गया कि लेंथ ए और लेंथ बी में क्या रिलेशन है, किसकी लेंथ ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, आर यहाँ पे अभी ये मैंने मिटाया नहीं है, आर लेंथ के बढ़ने पे बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ उसका लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए इस ग्राफ को देखने से पता चलता है, क्योंकि ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बी का कम है, इसलिए लेंथ प्रोपोर्शनल होते हुए ए की लेंथ ज़्यादा और बी की कम होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि इनमें कौन से वायर की थिकनेस ज़्यादा है। थिकनेस कह दीजिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड है। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, तो आर जिसका ज़्यादा होगा ए उसका हमारा कम होना चाहिए। तो यहाँ ए रेजिस्टेंस कम है बी का, इसलिए रेजिस्टेंस कम है बी का, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी एरिया है बी का मुकाबले ए के ज़्यादा। एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा।
फिर यहाँ से एक कंपैरिजन हो सकता है टॉ के बारे में। रिलैक्सेशन टाइम अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें कंडक्टर का तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे, ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, ज़्यादा उनके कोलिजन होंगे, जल्दी कोलिजन होंगे। जब जल्दी कोलिजन होंगे तो उनका कोलिजन का टाइम, इसका मतलब लेस हो गया है, कोलिजन टाइम लेस होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर पे सीधे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की बात पूछूं कि भाई किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो भाई जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर से सीधा रिलेटेड है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में चलो मैं पहले ये लिख देता हूँ। तो टेम्परेचर, अगर टी की बात करता हूँ तो टेम्परेचर ए का ज़्यादा होना चाहिए बी से। जिसका ज़्यादा टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ कंपैरिजन हम सीधे ग्राफ में अगर ले आएँ तो कई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लायक तैयार हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आगे करेंगे इसके न्यूमेरिकल वगैरह। चलिए, थैंक यू वेरी मच।